हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की इस यूनिट में हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। मैटर, एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाइंग स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो इसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे मैटर बोलते हैं। अब तक की स्टडी के बेसिस पर मैटर को हमने 6 स्टेट्स में क्लासिफाई किया है, जिनमें पहला है सॉलिड स्टेट, सेकेंड लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और थर्मोडायनामिक कंडेंसेट। यहां पर हम प्लाज्मा स्टेट की बात करें। ये स्टेट जो मैटर की है ये मोस्टली सन और स्टार्स में मिलती है, या हम इसको 5000 केल्विन और अबव टेम्परेचर पर अचीव कर सकते हैं। इस स्टेट को सबसे पहले लैंग म्यूर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, डिस्कस किया था। उसके बाद में बोस और आइंस्टाइन ने 5 केल्विन या उससे कम टेम्परेचर पर एक नई स्टेट डिस्कवर की मैटर की, जिसको उन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम दिया। इसको हम शॉर्ट में बीईसी भी बोलते हैं। और थर्मोडायनामिक कंडेंसेट, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान हमें ये भी एक नई स्टेट आपकी मिली। इन तीनों स्टेट्स में एक खास बात यह है कि यहां पर एटम की एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है। दैट इज, जो मैटर है वो एटम के फॉर्म में नहीं होता। तो हम यहां पे इस चीज को नोट कर सकते हैं, इन स्टेट्स में एग्जिस्टेंस ऑफ एटम लॉस्ट, एटम की एग्जिस्टेंस खत्म। दैट इज, ये स्टेट जो मैटर की है वो मेड बाय और कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, ये इनके द्वारा ये बनी होती है। मैटर इसी स्टेट में होता है, एटम मॉलिक्यूल या आयंस के फॉर्म में नहीं होता। इसीलिए नॉर्मल कंडीशंस में आप देख सकते हो बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर या न्यूक्लियर रिएक्शंस या एटॉमिक स्टेट है ही नहीं, तो इसलिए हम नॉर्मल कंडीशंस में अभी इन 3 स्टेट्स की स्टडी नहीं करते हैं। जब कभी भी बहुत हाई टेम्परेचर पर स्टडी की जाती है तो हम उसे पायरोमेट्री बोलते हैं, और जब कभी भी बहुत कम टेम्परेचर पर स्टडी की जाती है तो हम उसे क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। और ये स्टडी इसलिए हम नॉर्मल कंडीशंस में अपने +1 +2 में नहीं करते। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैटर की 3 स्टडी को स्टडी करते हैं। वो है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम इजीली अपने चारों तरफ देखते हैं, फील करते हैं। और उन स्टेट्स में इन्हें पहचानने का जो बेस्ट तरीका है वो है कि आप किसी भी मैटर की वो स्टेट जिसकी शेप और वॉल्यूम उसके कंटेनर पर डिपेंड नहीं करती है, दैट इज इंडिपेंडेंट टू कंटेनर। जैसे अगर हम बात करें ब्रिक की, एक ईंट का टुकड़ा लें, आप ब्रिक लें, तो आप उसे चाहे जिस कंटेनर में रख दें, उसका शेप और उसका वॉल्यूम है वही रहेगा, फिक्स रहेगा, वो कंटेनर चेंज करने पर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैटर की किसी स्टेट में उसकी शेप कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज हो बट वॉल्यूम वही रहे, जैसे हम बात करते हैं वाटर की, मिल्क, तो इनमें हम जैसे कंटेनर में इसको रखेंगे इसकी शेप उस कंटेनर जैसी ही हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम इसका है वो चेंज नहीं होगा। तो मैटर की ऐसी स्टेट को जिसमें शेप कंटेनर पर डिपेंड करे, इसकी शेप जो है वो कंटेनर पर डिपेंड करे लेकिन वॉल्यूम डिपेंड न करे, वॉल्यूम उसका फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, तो ऐसी स्टेट को हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं। और मैटर की वो स्टेट जहां पर शेप और वॉल्यूम दोनों ही कंटेनर पर डिपेंड करते हैं। अगर आप हाइड्रोजन गैस को 1 लीटर के कंटेनर में लेते हैं तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा, शेप उस कंटेनर जैसी होगी। लेकिन अगर आप उसी हाइड्रोजन गैस को, उसी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस को अगर आप 5 लीटर के कंटेनर में रखते हैं तो उसका वॉल्यूम 5 लीटर और उसकी शेप भी उस कंटेनर जैसी हो जाएगी। तो मैटर की वो स्टेट जिसमें उसकी शेप और वॉल्यूम कंटेनर पर डिपेंड कर रही है, तो ऐसी स्टेट को हम गैसियस स्टेट बोलते हैं। एक और चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी कि सॉलिड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच जो फोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो थर्मल मोशन है, दैट इज मूवमेंट ड्यू टू एनर्जी और हीट, वो बहुत कम होती है। उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो नहीं भी होती, ये भी कह सकते हैं हम। लेकिन वाटर में अगर हम बात करें या हम मिल्क में बात करें, दैट इज लिक्विड स्टेट में बात करें, तो उसके मॉलिक्यूल्स के फोर्स वीक हो जाते हैं एज कंपेयर टू आपका सॉलिड स्टेट। इसीलिए उनके मॉलिक्यूल्स में हमें थर्मल मोशन देखने को मिलती है जो काफी तेज होती है। अगर हम बात करें गैस स्टेट में,
तो गैस स्टेट में ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इतने कम हो जाती हैं कि हम उन्हें नॉर्मल कंडीशंस में स्टडी में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट इज इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, बहुत फास्ट होती है और रैंडम होती है। दैट इज कोई एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं होती है, इनका मूवमेंट नहीं होता। इन तीनों स्टेट्स की हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट की स्टडी करने से पहले हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिन्हें मेजर कर सकते हैं, पहले उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं मेजरमेंट्स के थ्रू हम इस गैस स्टेट की स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो गैसियस स्टेट में जो मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं उनमें सबसे पहला है अमाउंट ऑफ गैस। हम जिस गैस की स्टडी करने जा रहे हैं वो कितना है, उसका अमाउंट कितना है। और अमाउंट को मोस्टली हमें स्टडी में या तो उसके मास से मेजर करते हैं, और मास के लिए यूनिट्स आप लोग जानते हैं, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इस तरह से हम उसको मेजर कर लेते हैं कि वो कितना है, उसका अमाउंट, मास कितना है। या फिर हम उसके अमाउंट को नंबर ऑफ मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स से डिनोट करते हैं कि कितने मोल गैस ली हुई है। अगर हम दूसरी बात करें जो है प्रॉपर्टी मेजरेबल, वो है वॉल्यूम। एक्चुअल में सॉलिड या लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो उसके उस मैटर का वॉल्यूम होता है, उन पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जिनसे वो बना हुआ है उनका वॉल्यूम होता है। लेकिन गैस के केस में गैस का वॉल्यूम एक्चुअल में उसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं होता, इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये गैस के केस में जो हम मेजरेबल क्वांटिटी स्टडी कर रहे हैं, जो वॉल्यूम पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में उसके कंटेनर का वॉल्यूम होता है जिसमें गैस या एयर फिल्ड है। हम उसके वॉल्यूम को, कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम गैस का वॉल्यूम मानकर चलते हैं, क्योंकि उस पूरी बाउंड्री के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और करते हैं। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट्स यूज करते हैं, ये सारी वही यूनिट्स हैं जो हम 10th क्लास तक पढ़ चुके होते हैं, जैसे मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। इन यूनिट्स में हम डेसीमीटर क्यूब को एज लीटर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी या मिलीलीटर में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनके आपस में इंटर कन्वर्जन के लिए इनके रिलेशंस आपको याद होना बहुत जरूरी है। 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर में 10⁻³ मिलीलीटर, और वी कैन से कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इसीलिए 10⁻³ में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब होते हैं, दैट इज वाई 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, और मिलीलीटर में 10⁹ मिलीमीटर क्यूब होंगे। इसी जो प्रॉपर्टी है मेजरेबल, इनमें जो नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं गैस की स्टडी के लिए, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में हम मोस्टली जो यूनिट्स यूज करते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, आप इसको थोड़ा अपने ध्यान रखें। हम जिस तरह से यहाँ पर ये इंटर कन्वर्टाइल है, हमें ये रिलेशंस पता होने चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग कैलकुलेशंस हमें इंटर कन्वर्ट करने होते हैं। ठीक इसी तरह से टेम्परेचर की इन तीनों यूनिट्स को अगर हम आपस में इंटर कन्वर्ट करें तो इनके रिलेशंस हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू हो, आप अगर उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, तो रिलेशन है डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की वैल्यू -32 डिवाइड बाई 9। और अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में या केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो रिलेशन है केल्विन में वैल्यू इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू प्लस 273। एक्चुअल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है 273.15 केल्विन के बराबर, लेकिन हम मोस्टली इन कन्वर्जन्स में 273 का ही यूज कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इन कन्वर्जन्स के ऊपर, कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टेम्परेचर की वो वैल्यू बताओ जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का मेजरमेंट, दोनों की रीडिंग सेम आए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है तो हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अभी, फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वो वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच रीड्स सेम रीडिंग, इसमें रीडिंग सेम आती है एट डिग्री सेंटीग्रेड और एट डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। दोनों स्केल पर आप कहीं भी मेजर करें, वो वैल्यू जिस पर दोनों केस में
वो टेम्परेचर की वो वैल्यू जिस पर रीडिंग सेम आए, वो क्या होगी। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को इन्हीं इक्वेशंस इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैं इसी इक्वेशन में ये सपोज कर लेता हूं कि वो रीडिंग जो सेम है दोनों में वो x है। लेट द वैल्यू इज x, सॉल्यूशन है इसका, हमने वो वैल्यू ली हुई है वो x है। तो मैं यहाँ पे दोनों जगह x वैल्यू पुट कर दूंगा। अगर मैं दोनों जगह पुट करता हूं तो ये हो जाएगा देन x by 5 इज इक्वल टू x माइनस 32/9। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू माइनस 40 आएगा। दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड के स्केल पे इसको मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप इसे फारेनहाइट स्केल पे आप इसे मेजर करते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट। तो यहां पर वो वैल्यू जिस पर दोनों सेम आए वो है माइनस 40 वैल्यू। इज दैट क्लियर? इसके आगे फोर्थ जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो है प्रेशर ऑफ गैस। एक्चुअल प्रेशर ऑफ गैस, जब किसी कंटेनर में हम गैस को फिल करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर की वॉल पर बार बार कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस प्रेशर को हम प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस है क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स एट द वॉल ऑफ द कंटेनर। एक्चुअल में ये जो प्रेशर होता है ये रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस, लेकिन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है, लेकिन जब भी आप प्रेशर चेक करेंगे तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एयर में कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो इस ब्लॉक पर एयर का प्रेशर जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस पर जो प्रेशर होगा दिस, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो प्रेशर होगा या इधर जो प्रेशर होगा या इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो प्रेशर होगा, ये सारे प्रेशर्स इक्वल होंगे। इस पर कोई डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर अगर हम बात करें तो प्रेशर को हम कई यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें एटमॉस्फेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, किलो पास्कल, बार, टॉर, सेंटीमीटर ऑफ एजी और एमएम ऑफ एजी, मिलीमीटर ऑफ एजी एटसेट्रा। बहुत सारी यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स में इनकी वैल्यू क्या है और ये आपस में किस तरह से कोरिलेट है, ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले 1 एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो है क्या? एक्चुअल में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में भी डिफाइंड है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, उस प्रेशर के बराबर होता है, या उस प्रेशर के तौर पर हम 1 atm कह सकते हैं जो एक्सर्टेड बाय द एयर ट्रैप्ड इन अ राइट angled column of 1 meter square base at sea level elongated up to end of the atmosphere। कहने का मतलब हमारा सीधा सीधा ये है कि सी लेवल पर अगर मैं एक 1 मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर एरिया यहाँ पर बेस का लूं और उसके राइट एंगल एक परपेंडिकुलर में कॉलम बनाऊं और उस कॉलम को मैं कहां तक लेके जाऊं? एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर, जहां एयर खत्म होती है वहां तक। तो इस कॉलम के अंदर जो भी एयर ट्रैप हो गई है उस एयर का इस सरफेस पर जो प्रेशर पड़ रहा है इस सी लेवल पर, उस प्रेशर को हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 atm। मैं इसको अभी यहाँ पे P नोट से डिनोट कर देता हूं। ये जो प्रेशर है इट इज 1 atm। ये जो प्रेशर हम कैसे कह सकते हैं? तो ये सिंपल सी बात है कि प्रेशर होता क्या है? फोर्स बाय एरिया। तो यहां पर ये जो बेस है इस एरिया पर जो वो फोर्स पड़ रहा है वो एयर का, जो इसके अंदर जो एयर ट्रैप है इस एयर का, तो फोर्स बाय एरिया। एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, सो अल्टीमेटली फोर्स अपॉन 1 दैट इज फोर्स ऑफ एयर। फोर्स हम लोग जानते हैं इस केस में मास इनटू एक्सीलरेशन, और जिसको हम वेट भी बोल देते हैं, तो यहां पर वो mg, मास ऑफ एयर इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये ऑब्जर्व हुआ, इट इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर ये ऑब्जर्व वैल्यू है। ये जो 1 atm की वैल्यू है इसको हम बाद में चेंज करें तो इसको मैं यहाँ पे पॉइंट को आगे लेके आऊं तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं साइंटिफिक नोटेशन में 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहा जाता है। तो यहां पर इस तरह से ये atm और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये पास्कल के बीच में एक रिलेशन आ गया हमारे सामने। ये जो पास्कल है
अगर इसका मैं 10,000 का डिवाइड कर दूं तो इसको हम किलो पास्कल, प्रीफिक्स किलो आ जाएगा, किलो जो होता है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है, सो इट इज इक्वल टू 10⁻²⁰ किलो पास्कल। अब 10⁻²⁻² ज्यादा बेटर नहीं लगा, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके वापस इसको 101.325 किलो पास्कल बोलूंगा। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10⁵ पास्कल को हम एक बार बोलते हैं, इसलिए मैं इसे 1.01325 बार बोल सकता हूं। दैट इज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। बार जो यूनिट है और ये एटमॉस्फेयर यूनिट, इन दोनों का रिलेशन है। इसी तरह से हम इन रिलेशंस को एक बार याद कर लेते हैं, जब हमें कंपैरिजन की जरूरत होती है तो वो आसान होता है। अगर हम बात करें कि अगर मैं यहाँ पर सी लेवल न लेकर के मैं अगर एल्टीट्यूड्स पर जाता हूं, दैट इज मैं एक ऊंचाई पर जा रहा हूं, तो क्या एयर का प्रेशर चेंज होगा? यस, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं एयर का प्रेशर चेंज होता है। सपोज कीजिए कि मैं सी लेवल से ये यहां पर एक एक्स हाइट पर यहां तक आ गया, तो उस समय प्रेशर क्या होगा? तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस हाइट पर हम यहां पर वो एक राइट 1 मीटर स्क्वायर का बेस लेंगे और उस बेस को हम एलोंगेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर तक, और इस तरह से हमें यहां पर इस कॉलम में जो एयर मिलेगी उसके प्रेशर को इस सरफेस पर, इस बेस पर, यहां जो पड़ेगा प्रेशर, उस प्रेशर को हम P मान लेते हैं। तो अब ये प्रेशर कितना होगा एयर का? तो आप ये समझे यहां पर कि जब मैं यहां से इतनी ऊंचाई तक आ गया हूं तो यहां पर इसके अंदर जो एयर ट्रैप है उस एयर का मास डिक्रीज होगा, अमाउंट कम हुआ है, क्योंकि यहां गैस ज्यादा होगी इस कॉलम में, अब यहां पर वॉल्यूम कम है तो इसके अंदर गैस भी कम होगी, तो अमाउंट कम हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड्स में ऊपर जाते हैं, हायर लेवल पे जाते हैं, तो जैसे हम धरती के सरफेस से ऊपर चलेंगे, अर्थ के सरफेस से हम जितना ऊपर जा रहे हैं एयर की डेंसिटी भी कम होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर इसके अंदर है उसका जो मास है वो दो वजह से कम हो रहा है। मेनली एक यहां पर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है, और दूसरा यहां पे एक कॉलम छोटा हो रहा है तो यहां पर अमाउंट जो है गैस का, दैट इज मास, अमाउंट जो है ऑफ गैस वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, कम हाइट पर डिक्रीज ज्यादा होता है। दैट इज वी कैन से कि प्रेशर जो होता है एल्टीट्यूड पर जाने पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, डिक्रीज तो होता है लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। वजह यहां पर हमारे सामने दो हैं। तो जो अगर हम बात करें प्रेशर वेरिएशन विद एल्टीट्यूड की, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊंचाई पर हम जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली और मूविंग हाई एल्टीट्यूड्स। इसका रिलेशन बोल्ट्जमैन ने एस्टैब्लिश किया था, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। उनके अकॉर्डिंग हाई एल्टीट्यूड्स पर जो प्रेशर होगा, कहीं पर भी प्रेशर होगा P, किसी भी एल्टीट्यूड पर P, that will be equal to P naught. P naught is the atmospheric pressure at sea level. That is equal to 1 atm. That is equal to 1.01325 bar. ये इसकी वैल्यू है। E एक्सपोनेंशियल बेस पे पावर माइनस mgh. m यहां पर जो है वो मास है एयर का, जो इसमें ट्रैप है, मास ट्रैप इन दिस कॉलम। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h हाइट, ये जो h हाइट है वो ये हाइट नहीं है, ये h इज द हाइट ऑफ द कॉलम। जिस कॉलम में ये ट्रैप है उस कॉलम की हाइट है ये यहां पर h जो है वो इस कॉलम की हाइट है, दिस वन। यहां पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हाइट कितने एल्टीट्यूड पे जा रही है, ये नहीं है, इट इज द हाइट ऑफ द कॉलम जहां से हमने उसको मेजर किया हुआ है। एंड T इज द टेम्परेचर। यहां पे एक और अच्छी बात है, टेम्परेचर भी हाइट के अकॉर्डिंग और जगह के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहां पर हम इसको कांस्टेंट, ये एजम्पशन है, हम इसको कांस्टेंट मानकर चलते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाएगी और इससे हमें एक एप्रोप्रिएट आइडिया मिल जाता है कि किस हाइट पर जाने पर कितना, हमें ऊपर जाने पर प्रेशर में कितना डिक्रीज हो जाएगा। गाइस, एयर का प्रेशर हम मेजर कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ एयर। एयर का प्रेशर मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर।
बैरोमीटर एक्चुअल में है क्या, हम एक ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब में हम मरकरी Hg फिल कर देते हैं। हम जानते हैं मरकरी की लिक्विड स्टेट लिक्विड होती है, इसकी जो स्टेट है मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में मिलती है। हम एक आपका और बड़े पॉट में हम मरकरी फिल कर देते हैं और इसे इस ट्यूब को इसके अंदर उल्टा करके रख देते हैं। जैसे हम इसे उल्टा करके रखते हैं तो यहां पर ये जो इसके अंदर मरकरी फिल्ड है वो मरकरी डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करता है और ये मूव करते करते एक हाइट पर जाकर के रुक जाता है, उसके आगे इसका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। फिर न इसकी हाइट इंक्रीज होती है, न बढ़ती है, न ही कम होती है। तो ये सपोज कर लीजिए कि ये जो हाइट है वो है यहां पर ये h मीटर भी हम बोल सकते हैं, यहां पर इट इज द हाइट इज h मीटर। ये इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पर अब कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, जो Hg कॉलम है वो फिक्स हो गया है। आखिर ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो मरकरी है वो अपने वेट की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से डाउनवर्ड मूव करता है और एट द सेम टाइम जो ये मरकरी जो यहाँ ये सरफेस है, इस सरफेस पर एयर का प्रेशर, जो एयर है उसका प्रेशर, दैट इज प्रेशर ऑफ एयर, ये इस मरकरी को धकेलता है। तो एक पॉइंट पर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले दोनों का, तो इस पॉइंट पर जो मरकरी जो पुश किया जा रहा है इस प्रेशर ऑफ एयर से, और यहां पर इसका जो वेट, जो प्रेशर और इस कॉलम का है इस मरकरी के वेट की वजह से, जब इस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इससे क्लियर है कि इस स्टेट पर, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो एयर का प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, वो प्रेशर उतना ही इस मरकरी कॉलम का भी होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर यहां पर है वही प्रेशर ये है क्योंकि इसको पुश कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट भी है, आप इसको याद रखें, ये फ्यूचर में भी काफी काम आता है कि प्रेशर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स एट सेम हाइट इन लिक्विड्स आर सेम। लिक्विड में सेम हाइट पर जितने पॉइंट्स होते हैं उन सब पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में, फिजिक्स में ये स्टडी कर चुके होते हैं, फिर भी आप इसको एक बार याद रखें, काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जो आगे काफी न्यूमेरिकल्स में काम भी आता है। तो हम यह कह सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम स्टेट में इस पॉइंट पर जो एयर का प्रेशर होगा और जो इस मरकरी कॉलम का प्रेशर होगा दोनों बराबर होंगे। सो अल्टीमेटली प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H मीटर ऑफ मरकरी कॉलम। यहां पर मैं देखूं तो जो आपका प्रेशर है वो फोर्स का एरिया होता है, तो ये यहां पर हम जो फोर्स है उस फोर्स को यहां पर वेट जो है दैट इज फोर्स, हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, जिसको वेट के केस में हम mg बोल देते हैं, तो दैट इज वेट। जो वेट है मरकरी कॉलम का डिवाइड बाय एरिया। अगर हम ये सपोज करें कि ये मरकरी कॉलम का ये ट्यूब है, इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस एरिया इज A। यहां पर मैं इसका एरिया लेके चल रहा हूं, एरिया जो है इसका वो A। तो यहां पर जो इसका वेट होगा वो क्या होगा, mg बाई A, दैट इज एरिया ऑफ बेस। मास हम लोग जानते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G डिवाइड बाई A। वॉल्यूम जो होता है किसी भी एक सिलेंडर का वो हम लोग जानते हैं राइट कॉलम्स का, एरिया जो होता है बेस का वो इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज A इंटू H। सो वॉल्यूम को कन्वर्ट कर देंगे A इंटू H में, A से यहां पर A कैंसिल हो जाएगा और ये यहां पे इसमें बचेगा कि प्रेशर ऑफ एयर विल बी इक्वल टू DHG। ये इस बैरोमीटर में हम मरकरी फिल करते हैं, यहां पर इट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, हाइट जो मेजर कर लेंगे, और G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट दैट पॉइंट, और इन सारी वैल्यू को पुट करके हम यहां पर प्रेशर एयर का पता कर सकते हैं। तो इस बैरोमीटर से हम किसी भी जगह पे जाकर के प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं। यहां पर ये ऑब्जर्व किया गया कि सी लेवल पर जो प्रेशर हमारा होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो वहां पर ऑब्जर्व किया गया कि जब एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है उस टाइम पर इस बैरोमीटर में मरकरी कॉलम की जो हाइट है, दिस हाइट, ये हमें मिलती है 0.76 मीटर,
जब हम मरकरी कॉलम के बैरोमीटर में, कब, जब प्रेशर ऑफ जो एयर है वो 1 एटमॉस्फेरिक हो, दैट इज 180 एमओ, जो हमने अभी यूनिट पढ़ी। इसीलिए 180 एम को 0.76 मीटर ऑफ एचजी प्रेशर के इक्वल माना गया, इक्वल होता है, इसलिए हमने एक नई यूनिट बनाई, मीटर ऑफ एचजी। तो हम 180 एम को हम क्या बोल सकते हैं, 0.76 मीटर ऑफ एचजी। आप मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग 100, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, या आप इसको फिर 10 मल्टीप्लाई कर दें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। एक साइंटिस्ट थे टॉरिसेली, इन टॉरिसेली के रेस्पेक्ट में हमने इस 1 mm ऑफ एचजी जो है 1 मिलीमीटर एचजी कॉलम का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को 1 टॉर कहा, इसीलिए हम 1 एटमॉस्फेयर को 760 टॉर भी बोलते हैं। इस तरह से हम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन सभी यूनिट्स को, जो इससे पहले हमने पढ़ी, इन सभी यूनिट्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी जो है, अगर हम चाहें तो उसको पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एंड इट इज इक्वल टू, ये आपके लिए लर्न करने के लिए काफी बेटर है, बया कैलकुलेट करने के, आप इन वैल्यूज को लर्न कर लें तो काफी आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, मरकरी कॉलम के 1 सेंटीमीटर का प्रेशर होता है वो 1333.22 पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कैन वाटर बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर? क्या हम बैरोमीटर में मरकरी की जगह पर हम वाटर यूज कर सकते हैं या कोई और लिक्विड यूज कर सकते हैं? तो यहां पे हमारा जो जवाब होगा वो होगा यस। क्या हम यूज कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम कोई भी लिक्विड यहां पर यूज कर सकते हैं, कोई भी फ्लूइड यहां पर हम लिक्विड स्टेट में यूज कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि आखिर फिर हम वाटर यूज करते क्यों नहीं है? तो इसके लिए हम यहां पर एक ऑब्जर्वेशन लेके चलते हैं। सपोज कीजिए कि एट प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब हमने इसमें मरकरी फिल किया, उस समय जो प्रेशर होगा आपका एयर का, वो हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी और डी एच जी, दैट इज प्रेशर ऑफ एयर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? उस कॉलम की हाइट, उस लिक्विड कॉलम की हाइट और उस लिक्विड की डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के। अगर मैं यहां पर यूज करता हूं कोई एक लिक्विड, सपोज कीजिए, तो हम उसको बोलेंगे यहां पे कि प्रेशर जो होगा वो H1D1G। जब हमने कोई एक लिक्विड यूज किया है, सपोज कि ये लिक्विड हमने यूज किया है यहां पर वाटर, जब हम यूज करते हैं यहां पे मरकरी, तो मरकरी केस में हाइट H2 आती है, मरकरी की डेंसिटी D2 है, तो उस समय जो प्रेशर मेजर होगा वो होगा H2D2 इंटू G। हम यहां पर कोई ज्यादा लिक्विड भी यूज कर सकते थे, लेकिन अगर प्रेशर सेम है, दोनों बार हमने प्रेशर सेम मेजर किया हुआ है, तो टोटल प्रेशर सेम, दैट इज टोटल का जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी सेम होंगे। सो बोथ प्रेशर विल बी इक्वल, क्योंकि दोनों 180 एम है। हम ये जानते हैं H1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। हमने भी ऑब्जर्व किया कि 1 एटमॉस्फेयर पर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम होता है 0.76 मीटर, 0.76 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होता है वो है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड जी इंटू जी। यहां पर इसको हम कैलकुलेट करें तो हम ये देखते हैं, जी कैंसिल बाई जी, 10⁻³ दैट इज ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो अल्टीमेटली H1 will be equal to 0.76 into 13.6 meter, and it is equal to almost nearly 10.336 meter. इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं बैरोमीटर में मरकरी की जगह पर वाटर फिल करता हूं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए भी मिनिमम मुझे इस कॉलम की जो लेंथ रखनी पड़ेगी वो 10.336 मीटर से ज्यादा रखनी पड़ेगी, और 10.336 मीटर दैट इज ऑलमोस्ट, इट इज अबाउट 30 और मोर देन 30 फीट,
अगर हम एक बिल्डिंग के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 3 मंजिल से भी ज्यादा लंबी, जिसको हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि हम यूज तो कर सकते हैं किसी भी लिक्विड को, लेकिन जितना लिक्विड की डेंसिटी कम होती जाएगी, यहां पर हम ये क्लियर कह सकते हैं, इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं गाइस, H1 डिवाइड बाई H2 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू D2 बाई D1, जिसे जी कैंसिल। दैट इज हाइट जो है मतलब किसी भी बैरोमीटर में इस कॉलम की, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की डेंसिटी इतनी कम होगी, उस बैरोमीटर के उस कॉलम की हाइट हमें उतनी ज्यादा लेनी पड़ेगी। और मरकरी जो है वो हैवीएस्ट लिक्विड है, दैट इज लिक्विड्स में इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसके कॉलम की हाइट सबसे कम मिलती है। दैट इज वाई मरकरी हमारे लिए कन्वीनियंट है, सो हम मरकरी यूज करते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम कोई और लिक्विड यूज नहीं कर सकते, हम कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं, बट इट इज difficult to handle such a long column of barometer.